हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था कि जो हमारा हीट इंजन था और उसकी हमने एफिशिएंसी देखी थी। तो हमारा हीट इंजन कैसे वर्क कर रहा था। हमारा हीट इंजन आज का हमारा टॉपिक है कार्नोट हीट इंजन। लेकिन कार्नोट से पहले हम देखेंगे कि हीट इंजन ने किस तरीके से वर्क किया था। तो हीट इंजन में हमने क्या लिया था, पहले हमने सोर्स ले लिया था, एक सोर्स लिया था। फिर हमने हमारा एक वर्किंग सब्सटेंस ले लिया था, ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस था। और हमने नीचे क्या ले लिया था, सिंक लिया था। नीचे हमने एक सिंक लिया था। ये हमारा टेम्परेचर T2 पर था और ये हमारा टेम्परेचर T1 था। फिर इसने क्या किया था, पहले हीट इंजन के बारे में बता रहे, फिर इसने क्या किया, यहाँ से हीट ली Q1। फिर इसने कुछ वर्क किया। अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्या हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि सारी की सारी हीट जो है वर्क करने में यूज नहीं हो सकती। तो कुछ हीट का जो लॉस हो गया वो सिंक में चला गया, ठीक है, यानी दैट इज क्यों। तो ये हमारा था हीट इंजन। हीट इंजन में क्या था कि पहले हमने सोर्स T1 पे लिया। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सारी की सारी हीट वर्क नहीं कर सकती, कुछ हीट का लॉस हो गया। तो इसमें हमने क्या लिया था को हमारा नेट वर्क जो वर्क डन आया था वो Q1 माइनस Q2 था, ठीक है। और जो हमारी एफिशिएंसी, अब एफिशिएंसी क्या थी हमारी हीट इंजन की, तो हमारी एफिशिएंसी क्या थी, वर्क डन बाय हमने कितनी हीट दी थी, ठीक है। और हमारा वर्क डन क्या था, Q1 माइनस Q2 बाय Q1, यानी यहाँ से हमारी एफिशिएंसी ये आई थी, ठीक है। बाद में देखो जब ये हीट इंजन ने इसकी एफिशिएंसी दे दी थी कि इसकी एफिशिएंसी ये है, ठीक है, हीट इंजन ने दे दी थी। लेकिन बाद में क्या आया कि कार्नोट ने एक हीट इंजन दिया। कार्नोट ने कहा एक्चुअली इसके बाद तो कोई भी हीट इंजन अपनी 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकता, लेकिन इसके बाद भी कार्नोट ने एक इंजन बनाया जो इससे भी ज्यादा एफिशिएंट था। लेकिन वो कैसा था, हाइपोथेटिकल इंजन। वो रियल में एक्सपेरिमेंट नहीं था उसका सिर्फ हाइपोथेटिकल इंजन था। यानी उसने जितनी भी वो देखी वो सिर्फ उसने क्या की थी, अजम्पशंस किए थे उसने कि हमारा इससे ज्यादा एफिशिएंट इंजन हो सकता है। और हुआ भी, उनका जो कार्नोट इंजन आया वो इन सब से ज्यादा एफिशिएंट था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हाइपोथेटिकल, देखो ये हमारा सिंपल हीट इंजन था, बाद में कार्नोट ने जो अपना इंजन दिया, कार्नोट हीट इंजन, वो इससे ज्यादा क्या था, एफिशिएंट था। कार्नोट हीट इंजन वो इससे ज्यादा एफिशिएंट था, लेकिन वो क्या था, हाइपोथेटिकल। उसमें रियल कुछ भी वैल्यू नहीं थी, सिर्फ हाइपोथेटिकल वैल्यूज थी। उन्होंने सारी जो वैल्यू जो मानी थी वो सिर्फ हमारी वो क्या ली, उसने अजम्पशंस ली थी। तो उसने क्या किया, जो हमारी एफिशिएंसी आई वो मैक्सिमम एफिशिएंसी का आ गया था, इससे भी ज्यादा हीट इंजन से भी ज्यादा एफिशिएंट आ गया था, मैक्सिमम एफिशिएंसी आ गई थी। लेकिन क्या हुआ, और उन्होंने सेम क्या किया, टेम्परेचर T1 एंड T2 पे किया, maximum efficient at same temperature T1 एंड T2, जो हीट इंजन ने किया था T1 एंड T2 ये आया था। फिर ये कार्नोट ने दिया अपना इंजन। उन्होंने क्या किया था, 4 सोर्सेज यूज किए थे इसमें। उन्होंने कौन कौन से सोर्सेज देखो, जो हमारा ये आया था हीट इंजन में 1 माइनस Q2 बाई Q1। फिर जो कार्नोट ने इंजन दिया उसमें क्या किया, उसने क्या किया कि हमारी जो ये वैल्यू है इसको 1 माइनस T2 बाई T1 प्रूव किया, ये दिया कार्नोट ने कहा कि जो हीट इंजन की एफिशिएंसी होती है 1 माइनस Q2 बाई Q1, वो किस में चेंज हो जाएगी, T2 बाई T1 में, क्योंकि उन्होंने हीट इंजन से भी ज्यादा एफिशिएंट इंजन दिया। उन्होंने सेम वही किया, सेम टेम्परेचर T1 एंड T2 पे रखा, बस उनकी वैल्यू Q2 बाई Q1 की जगह T2 बाई T1 आई। अब हमें ये प्रूव करना है कि इस हीट इंजन से कार्नोट हीट इंजन ने ये कैसे प्रूव किया होगा, ठीक है। तो ये हमारी कार्नोट हीट इंजन थी। फिर उन्होंने क्या किया, 4 सोर्सेज लिए। पहले तो क्या लिया उन्होंने, एक पिस्टन लिया, कौन सा, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। देखो इनका यूज आगे होगा, जैसे मान लिया ये उन्होंने फ्रिक्शनलेस पिस्टन ले लिया एक, ये फ्रिक्शन, इसके अंदर गैस उन्होंने फिल की आइडियल गैस उन्होंने की। और जो इसकी वॉल है, इस पिस्टन की जो वॉल थी वो क्या हुई, परफेक्टली इंसुलेटिंग, यानी उनके अंदर से कोई भी हीट फ्लो नहीं करेगी, परफेक्टली इंसुलेटिंग। उन्होंने कौन से 4 यूज किए थे, उन 4 में से पहला ये था, दैट इज फ्रिक्शनलेस पिस्टन। और ये क्या था, परफेक्टली कंडक्टिंग। इसकी वॉल सिर्फ क्या थी हमारी, परफेक्टली इंसुलेटिंग, लेकिन इसके अंदर जो गैस है वो हमारी कैसी है, परफेक्टली कंडक्टिंग गैस, परफेक्टली कंडक्टिंग।
ठीक है, तो एक टाइप से हम कह सकते हैं कि हमारा जो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है वो परफेक्टली कंडक्टिंग है। फिर उन्होंने सेकंड चीज यूज की, दैट इज सोर्स। सोर्स जो हमारा किस पे था, टेम्परेचर T1 पे। इसका जो है इस टेम्परेचर की जो हीट मतलब हीट कैपेसिटी है वो क्या है, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है। ऐसा क्यों, अगर मान लिया इसके अंदर से हीट ले भी लेते हैं तो भी ये क्या रहेगी, एक टाइप से क्या इनफाइनाइट है, तो एक टाइप से ये एक टाइप से इसमें जो हीट है वो कांस्टेंट रहेगी। तो नोट, इसका मतलब टेम्परेचर इसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है। अगर उससे हमने हीट ले भी ली तो उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। ये हमारा सोर्स था, लेकिन सोर्स भी हमारा कैसा था, परफेक्टली कंडक्टिंग। ये भी उन्होंने कैसा लिया, परफेक्टली कंडक्टिंग। ये पहला लिया पर जो हमारा फ्रिक्शनलेस पिस्टन लिया, जो कि हमारा क्या है, ये भी परफेक्टली कंडक्टिंग था, फ्रिक्शनलेस पिस्टन, लेकिन इसकी वॉल क्या थी, परफेक्टली इंसुलेटिंग। बाद में फिर उन्होंने सोर्स लिया, सोर्स में क्या था, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी थी। अगर हम उसका टेम्परेचर, अगर मान लिया यहाँ से हीट ले भी ले तो इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है। तो ये हमारा परफेक्टली कंडक्टिंग था। उसके बाद फिर उन्होंने लिया सिंक। ये उन्होंने लिया सिंक जो कि टेम्परेचर T2 पर था। ठीक है, ये सिंक लिया, इसके पास भी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है। अगर मान ले इसके अंदर से हीट ले भी ले तो क्या होगा, इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये भी एक टाइप से क्या था हमारा, परफेक्टली कंडक्टिंग, परफेक्टली कंडक्टिंग। उसके बाद हीट सिंक के बाद फिर उन्होंने फोर्थ लिया, दैट इज स्टैंड। स्टैंड लिया, स्टैंड हमारा क्या था, आपकी बार परफेक्टली इंसुलेटिंग, परफेक्टली इंसुलेटिंग। अगर उसके अंदर हम रख भी दें कुछ तो हमारी हीट जो है फ्लो नहीं करेगी। तो ये हमारा क्या था, परफेक्टली इंसुलेटिंग। इसके अंदर इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी नहीं है, सिर्फ हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट इन दोनों में, सोर्स में और सिंक में। ये तो सिर्फ एक सिंपल स्टैंड है। तो ये हमारा फोर्थ। तो उन्होंने जो कार्नोट ने अपने इंजन में इन 4 चीजों का यूज किया था, इन 4 चीजों के यूज से फिर उन्होंने 4 प्रोसेस देखी थी। देखो, तो इन चारों चीजों से उसने क्या किया, कार्नोट ने, कि उनसे इनसे 4 प्रोसेस निकाले। ठीक है, तो कार्नोट इंजन देखो किस तरीके से वर्क करता है। इन्होंने जो 4 प्रोसेस निकाले इन 4 चीजों का यूज करके, तो पहले स्टेप में उन्होंने क्या किया, देखो स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में उन्होंने क्या किया कि जो हमारा सोर्स था, जो हमारा एक पिस्टन है, पहले उसको रखा सोर्स के ऊपर। ठीक है, पहला प्रोसेस इसमें देखो, पहले इसमें 4 टाइप के प्रोसेस आए। पहला तो हमारा था आइसोथर्मल, देखो पहले मेंशन कर देते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। दूसरा आया हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इन चारों से ये 4 प्रोसेस आए थे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। थर्ड आया था आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। एंड फोर्थ आया था हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब ये 4 प्रोसेस कैसे आए, अब ये यूज करके बताएंगे। इन चारों का यूज करके उन्होंने ये 4 प्रोसेस निकाले थे। तो ये 4 प्रोसेस कैसे आई, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर। एडियाबैटिक का मतलब जब क्या होती है, हमारी हीट क्या हो, कांस्टेंट हो। आइसोथर्मल में, एडियाबैटिक आइसोथर्मल कंप्रेशन में फिर से वही कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो लेकिन कंप्रेशन हो रहा हो। एडियाबैटिक में फिर से वही हमारी हीट कांस्टेंट हो लेकिन कंप्रेशन हो रहा हो। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स आए थे। पहले स्टेप में देखते हैं, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया कि जो हमारा ये जो फ्रिक्शनलेस पिस्टन था, जो ये पिस्टन था हमारा फ्रिक्शनलेस, हमने क्या किया, उसको एक सबसे पहले हमने सोर्स के ऊपर रख दिया। इस फ्रिक्शनलेस पिस्टन को हमने सोर्स के ऊपर रख दिया। तो ये हमारा हो गया एक टाइप से सोर्स। अब सोर्स हमारा देखो, अब क्योंकि हमने मान लिया इनको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, ताकि ना तो गैस का एक्सपेंड हो ना ही कंप्रेशन हो, हमने क्या किया, इसके ऊपर छोटे छोटे मासेस रख दिए, जिनका मतलब डीएम ऐसे टाइप की उनकी कुछ वैल्यूज हैं। ये हमारा सोर्स था। सोर्स हमारा कैसा है, परफेक्टली कंडक्टिंग। अगर सोर्स हमारा परफेक्टली कंडक्टिंग है, मान लिया अगर हम बिल्कुल स्लो
से बिल्कुल स्लो प्रोसेस करें कि यहाँ से एक मास को हमने रिमूव कर दिया। अगर हम यहाँ से एक मास को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा मास रिमूव होते ही यहाँ से जो गैस होगी वो क्या करना शुरू कर देगी, अपना एक्सपेंशन, गैस एक्सपेंशन शुरू कर देगी। इसका मतलब क्या होगा, गैस की कूलिंग होगी। अब हमारा ये क्या है, परफेक्टली कंडक्टिंग है। अगर गैस की कूलिंग होगी और प्रोसेस कैसा हो रहा है, धीरे धीरे, हम धीरे धीरे वेट को रिमूव कर रहे थे, धीरे धीरे गैस का एक्सपेंशन होना शुरू हुआ, लेकिन हमारा सोर्स क्या है, परफेक्टली कंडक्टिंग। जैसे ये कूलिंग होना शुरू करेगी, यहाँ से ये इसको हीट दे देगा। इसका मतलब स्टेप 1 में क्या होगा, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ से मास को हटाया, इसने क्या किया, कूलिंग करनी शुरू कर दी। सोर्स हमारा क्या है, परफेक्टली कंडक्टिंग है। अब परफेक्टली कंडक्टिंग हमें पता है क्या होता है कि हीट को अपनी हीट को इसको दे देगा। जैसे ही टेम्परेचर इसका कम होता हुआ दिखाई देगा, इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए यहाँ से अपनी हीट को दे देगा। हीट दे देगा तो इसका मतलब टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो ये प्रोसेस कैसा आया, एक तो कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, लेकिन गैस का एक्सपेंशन भी हुआ, तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन आ गया ना। पहला केस हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन आ गया। अब देखो ग्राफ इसमें कुछ इस तरीके के आए थे। देखो पहला हमारा ग्राफ आया था कुछ इस तरीके से, ठीक है। पहला ये ग्राफ था, ये था, ठीक है। मतलब इसमें क्या था कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी शुरू में हम इसका मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट पे P1, V1 एंड T1 था। उसके बाद जब इसने क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट था, प्रेशर वॉल्यूम उसकी इंक्रीज हुई, तो P2, V2 एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T1 का T1, ठीक है। यहां तक ही हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, स्टेप नंबर सेकंड में हमने क्या किया कि जो हमारा ये जो फ्रिक्शनलेस पिस्टन था, हमने उसको किसके ऊपर रखा, पहले स्टेप में हमने क्या किया था, उसको सोर्स के ऊपर रखा, फिर हम उसको किसके ऊपर रख रहे हैं, स्टैंड के ऊपर। ये हमारा स्टैंड था ना, ये हमारा स्टैंड था, फोर्थ पार्ट ये हमारा स्टैंड था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको स्टैंड के ऊपर रख दिया। जो हमारा फ्रिक्शनलेस पिस्टन था उसको हमने स्टैंड के ऊपर रख दिया, ठीक है। ये हमारा स्टैंड था, अब स्टैंड था तो स्टैंड हमारा कैसा था, परफेक्टली इंसुलेटिंग है। यहाँ पे मास थे, पहले हमने मास को रिमूव करना शुरू किया था धीरे धीरे। अब हमने मास को और हटाया, मास को और हटाएंगे तो क्या होगा, यहां से अब क्योंकि ये क्या है, इसकी वॉल कैसी, स्टैंड की परफेक्टली इंसुलेटिंग है, तो अगर हम मास को और हटाएंगे यहाँ से तो मास की कूलिंग, जो गैस की कूलिंग है वो और ज्यादा होगी। गैस की कूलिंग है, अब चूंकि हमारा स्टैंड क्या है, परफेक्टली इंसुलेटिंग, तो ये इसको हीट तो दे नहीं पाएगा, और इसका जो टेम्परेचर और एक्सपेंशन होता रहेगा गैस का, लेकिन इसको ये क्या नहीं दे पाएगा, हीट नहीं दे पाएगा, लेकिन एक्सपेंशन हो रहा है। और प्रोसेस कैसा है हमारा, एक टाइप से वेरी फास्ट, क्योंकि हमने एक बार यहाँ से हटाया, फिर से हमने और मास को हटाया, तो एक्सपेंशन बहुत तेजी से हो रहा है। और ठीक है, तो ये कैसा प्रोसेस हुआ, एडियाबैटिक, क्योंकि हीट हमारी कैसी है, हम इस हीट को उधर ट्रांसफर ही नहीं कर पा रहे, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्यों हुआ, क्योंकि हीट भी ट्रांसफर नहीं हो रही और गैस का एक्सपेंशन भी हो रहा है, इसलिए एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो इसमें क्या हुआ कि टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर चेंज हो गया, इसमें टेम्परेचर और ज्यादा डिक्रीज हो गया, क्योंकि गैस का एक्सपेंशन हुआ ना, इसमें टेम्परेचर तो डिक्रीज नहीं हो रहा था, इसलिए टेम्परेचर यहाँ पे सेम आया था T1, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या हुआ, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हुआ, तो इसमें क्या आएगा, टेम्परेचर में जो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस टाइप से इसका जो आया, ये आया था, तो इसको कुछ इस टाइप से कर देते हैं, सॉरी ये इस टाइप से हो जाएगा, इसको दोबारा बना देंगे यहाँ से, ठीक है। ये ऐसे नहीं होएगा, ये कुछ इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा P3, V3 एंड T2, क्योंकि टेम्परेचर में कुछ चेंज आया है इसमें, ठीक है। तो ये आ गया। अब स्टेप नंबर 3 करेंगे, स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, अब जो हमारा सोर्स था
जो ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन था, इसको हमने सिंक के ऊपर रखेंगे। पहले हमने सोर्स के ऊपर रख दिया, फिर स्टैंड के ऊपर रख दिया, अब की बार हम रखेंगे सिंक के ऊपर। तो जैसे ही हमने फ्रिक्शनलेस पिस्टन को, ये हमारा सिंक था, इसके ऊपर रखा, इसके ऊपर रख दिया, तो क्या हुआ, ये हमारा फ्रिक्शनलेस पिस्टन था। जब हमने इसको सिंक के ऊपर रख दिया तो क्या होगा, हमारा सिंक कैसा है, एक टाइप से परफेक्टली कंडक्टिंग। ठीक है, अब की बार हम मास हटा रहे थे, अब देखो बहुत ज्यादा मास हमारे रिमूव हो गए, तो हमें मास क्या करेंगे, हम धीरे धीरे रखना शुरू करेंगे, मास को रखना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा मास बहुत ज्यादा कम हो गए थे और इतना ज्यादा हमें गैस का एक्सप्रेशन चाहिए नहीं। तो हमने क्या किया, धीरे धीरे हमने मास को उसके ऊपर रखना शुरू कर दिया, धीरे धीरे रख रहे हैं। अब हम जैसे इसको धीरे धीरे रखेंगे तो यहाँ पे जो गैस होगी उसका एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगा। अब हमारा ये क्या है, परफेक्टली कंडक्टिंग है। देखो इसमें जो टेम्परेचर होगा, इसमें अब ये परफेक्टली कंडक्टिंग है, बहुत ज्यादा मतलब एक कम जो है, अगर जैसे ही हम इसके अंदर डालेंगे तो कंप्रेशन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कैसा कंप्रेशन होगा, आइसोथर्मल, क्योंकि टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर मान लिया टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये परफेक्टली कंडक्टिंग है, ये इसको ट्रांसफर कर देगा, यानी टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन क्या हो रहा है, कंप्रेशन, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा मासेस को इसके ऊपर धीरे धीरे रख दिया है। तो इसका जो ग्राफ है, यानी पहले तो एक्सपेंशन हो रहे थे दोनों केसेस में, पहले एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद इसमें कंप्रेशन होना शुरू हो गया, कुछ इस तरीके से इसमें कंप्रेशन होना शुरू हो गया। पहले हम चाह रहे थे कि ऐसे इंक्रीज हो, लेकिन ऑब्जर्वेशन से ये कुछ ऐसे ग्राफ आया। अब इसमें टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट आ गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ क्योंकि ये देखो, क्योंकि इसमें परफेक्टली कंडक्टिंग है, जैसे ही ज्यादा हीट होगी ये इसको ट्रांसफर कर देगा सिंक को, तो यहाँ से टेम्परेचर कांस्टेंट, तो P4 V4 एंड यहाँ पे T2 इस वाले में, एंड क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है और ये इस तरीके से आ जाएगा। तो हमारा जो ग्राफ आया वो कुछ इस तरीके से आया। ये हमारा स्टेप नंबर 3 था। और स्टेप नंबर 4 हम क्या करेंगे, जब इस जो हमारा फ्रिक्शनलेस पिस्टन था वापस हम उसको स्टैंड के ऊपर रखेंगे, स्टैंड के ऊपर रखेंगे। जैसे ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन था, हमने इसको ऊपर वापस इसको स्टैंड के ऊपर रख लिया, ये स्टैंड था, ठीक है, स्टैंड के ऊपर रखा तो क्या हुआ, धीरे धीरे हमने जो मासिस था, अब धीरे धीरे की हम बहुत ज्यादा फास्टली रख रहे हैं मासिस को, उन छोटे छोटे मासिस को, बहुत ज्यादा कंप्रेशन होगा। स्टैंड तो हमारा क्या है, एक टाइप से इंसुलेटिंग बाउंड्री है, तो इंसुलेटिंग है तो कंप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज तो यहां से ये कुछ इसी तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे 4 प्रोसेस थे जो कार्नोट ने बताए अपने इंजन में कि किस तरीके से हम फ्रिक्शनलेस पिस्टन को अलग अलग सोर्सेज पे, स्टैंड पे, सिंक पे रखेंगे। तो उनमें 4 टाइप के वेरिएशन आएंगे, दैट इज फर्स्ट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये 4 इसमें आए और उनका ग्राफ कुछ इसी तरीके का आया P और V में। यानी शुरू में जो टेम्परेचर था हमारा कांस्टेंट रहा, सेकंड में क्योंकि हमारा क्या था, एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन था, हीट तो हमारी कांस्टेंट थी लेकिन टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हुआ था। उसके बाद फिर से इसमें ये फिर से इंक्रीज हुआ और फिर से यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट और ये प्रेशर और वॉल्यूम तो हमारी इंक्रीज हो ही गई थी, ठीक है। तो ये हमारे 4 स्टेप्स थे जो कार्नोट ने अपने इंजन में बताए थे, ठीक है। अब धीरे धीरे जो हमारे 4 प्रोसेस थे इनका हम वर्क डन निकालेंगे कि कैसे इनमें चारों में कैसे वर्क डन हुआ, एंड जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आई थी अब वो कैलकुलेट करेंगे। ये आया था हमारा ग्राफ, ये था कुछ इस तरीके का ग्राफ था। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि कैसे, मतलब जो हीट इंजन था 1 माइनस Q2/Q1 वो कैसे चेंज हुआ 1 माइनस T2/T1 में, यानी Q2/Q1 T2/T1 कैसे आया। तो पहले हम ए बी में देखेंगे, मान लिया इसको नाम दे देते हैं हम A B C एंड D। पहले हम ए बी में देखेंगे, पहले ए बी में देखें तो ए बी में क्या हुआ, आइसोथर्मल, क्या हो रहा था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा था, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा था। तो क्या हुआ था कि हमारा टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट,
टेम्परेचर कांस्टेंट था तो हमारी इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे ही कांस्टेंट मतलब डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट था तो हमारी इंटरनल एनर्जी भी। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। डेल्टा U इज कांस्टेंट, यानी जो हमारी हीट है वो किसके इक्वल आ गई, W के। क्योंकि हमें वर्क डन फर्स्ट प्रोसेस के लिए निकाला तो हम इसको नाम दे देते हैं Q1। तो W हमारा क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो जो हमारा W होगा वही हमारी हीट होगी, मतलब वर्क डन होगा वही हमारी हीट होगी। और वर्क डन जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में निकाला था वो क्या था, nRT1 log E V2 बाय V1। ये हमारा था वर्क डन, यानी कि वही हमारी क्या थी, Q1। ठीक है, तो ये हमारा वर्क कैलकुलेशन किस में थी, AB में, इसके अंडर कर्व था जो। उसके बाद BC में जो आई, इसमें क्या आई, एडियाबैटिक। इसमें क्या हो रहा था, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी हीट जो है वो क्या थी, जीरो। हीट जीरो है, इसका मतलब देखो कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी है अकॉर्डिंग टू दिस ये जीरो है, तो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा UI। ठीक है, यानी डेल्टा देखो अगर Q जीरो है तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। अगर ये जीरो है तो जीरो इज W, यानी W हमारा किसके इक्वल है, माइनस डेल्टा U के इक्वल। ठीक है, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस का W, और W हमारा ये था nRT1। क्योंकि हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हम ये इक्वेशन नहीं लगा सकते। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए हमारी अलग इक्वेशन थी, और वो कौन सी इक्वेशन थी, अगर ये W1 तो ये W2, तो हमारा W2 किसके इक्वल आ जाएगा, nRT2 माइनस T1। क्योंकि हमारी एडियाबैटिक के लिए ये इक्वेशन थी 1 माइनस गामा, तो ये हमारा आ जाएगा W2, यानी हमारी इंटरनल एनर्जी इसमें कैसी आई, नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा वर्क डन था W2। उसके बाद आया हमारा CD प्रोसेस के अंदर हमारा क्या था, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन था। आइसोथर्मल में यानी हमारा सेम वही टेम्परेचर जीरो तो इंटरनल एनर्जी जीरो। इंटरनल एनर्जी तो Q2 है, क्योंकि इसमें तो Q1 थी नहीं, इसमें Q1 थी, और इसमें Q थी नहीं तो इसमें Q2 आएगा। तो Q2 हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, W के, यानी इसको हम W3 लिखेंगे, क्योंकि W1 W2 W3। तो W3 हमारी किसके इक्वल आई, nRT, क्योंकि आइसोथर्मल में यही इक्वेशन होती है, T2, क्योंकि हमारा इसमें T1 था, इसमें इस वाले में T1 और इसमें हम T2 लिखेंगे, तो log V4 बाई V3 लिखेंगे। ठीक है, और इन DA, यानी DA में हम देखेंगे, यानी हमारा जो ये वाला प्रोसेस हुआ DA, इसमें तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हमारा क्या था, एडियाबैटिक कंप्रेशन था। इसका मतलब हमारी हीट कांस्टेंट है, हीट कांस्टेंट तो सेम वही जो हमारी उसमें, यानी W4 इज इक्वल टू nR, जो हमारी ये इक्वेशन थी कंप्रेशन के लिए, तो ये इक्वेशन होती है 1 माइनस गामा। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारी डेल्टा U जो है माइनस nR T2 माइनस T1 बाय 1 माइनस गामा, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी इसमें। और एक हमारा जो BC में थी वो भी हमारी जो डेल्टा U है नेगेटिव थी, माइनस nR T2 माइनस T1, क्योंकि इसमें भी हमारा वर्क डन नेगेटिव था ना, तो हमारी इंटरनल एनर्जी नेगेटिव थी, तो 1 माइनस गामा। तो ऐसे आएंगे, दोनों में क्या आएंगी, नेगेटिव। यानी हम ऐसे कह सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि हमारा प्रोसेस कैसा साइक्लिक, तो हमारी जो नेट इंटरनल एनर्जी होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो जीरो होगी। तो हमने क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में भी देखा कि हमारी जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, वो ऑलवेज क्या होती है, जीरो। इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती है, लेकिन हमारा वर्क डन जीरो नहीं होता। तो वर्क डन हम अब निकालेंगे, तो हमारा नेट जो वर्क डन होगा, देखो हमारे 4 वर्क डन आए थे, W1 W2 W, हमने इंटरनल एनर्जी निकाल चुके हैं प्रीवियस में। ठीक है, तो अब देखेंगे कि कैसे जो हमारा नेट वर्क डन है, यानी W नेट वर्क डन हमें निकालना है, नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, दैट क्योंकि हमें एफिशिएंसी चाहिए ना कार्नोट हीट इंजन की, जो हमने कार्नोट ने अपना इंजन दिया था उसकी एफिशिएंसी चाहिए हमें। तो नीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, W नेट, यानी नेट वर्क डन बाई किसके इक्वल आ जाएगा, Q1 के।
ये आ जाएगा। अब नेट वर्क डन यानी W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, इन सब का क्या आ जाएगा, सम। ये चारों सम और बाय Q1। अब यहाँ से देखो कि हमारा जो W1 है, देखो ये जो हमारा नेट वर्क डन आया वो किसके इक्वल आया, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 यानी वर्क डन 4। ये चारों आ गए वर्क डन। अब W1 में हमें NRT1 की 1 है और log V2 बाई V1, ठीक है। और इसमें ये और ये, अब इसमें देखो ये वाला W2, ठीक है, एंड W4, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, W2 एंड W4। ऐसा क्यों, देखो W2 में माइनस NRT2 माइनस T1 बाई 1 माइनस गामा है, इसमें क्या आ जाएगा, अगर हम इनकी सेम क्वांटिटी बनाएं, क्योंकि ऐसे तो ये कैंसिल होंगे नहीं, जब हम टेम्परेचर की सेम क्वांटिटी बनाएंगे यानी T2 बाई T1 करेंगे तो यहाँ से माइनस कॉमन आके ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, W2 एंड W4। ये कैसे आया पता चला कि W2 एंड W4 ये कैसे कैंसिल होंगे, क्योंकि यहाँ से जब हम T1 माइनस का कॉमन निकालेंगे तो T2 माइनस T1 बनेगा इसके जैसी क्वांटिटी, और यहाँ से माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा, तो ये वाली सेम क्वांटिटी मतलब कैंसिल हो जाएगी। तो हमारा जो नेट वर्क डन होगा वो सिर्फ किन के सम होगा, W1 प्लस W3 का सम होगा। अब W1 हमारा ये है तो नेट वर्क डन इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो NRT1 log V2 बाय V1, ये हमारा W1 था, एंड NRT2 log V4 बाय V3, और डिवाइड में क्या हमारा Q1 है, Q1 हमारी हीट क्या थी, जो हमारा वर्क डन W1 था, तो वही हमारा NRT1 और log V2 बाई V1, क्योंकि Q1 हमारा वही था ना, log V2 बाई V1 जो हमारा Q1 था, ये आ जाएगा। जब हम NR को कॉमन निकालेंगे तो NR इन सब से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा नेट वर्क डन किसके इक्वल आया, इज इक्वल टू, ये कुछ इस तरीके का आया, 1 प्लस T2 बाई T1, क्योंकि जब हमने इनको कॉमन निकाला तो यहाँ से एक टाइप से कैंसिल 1 ही आएगा, और जब इनसे डिवाइड करेंगे तो NR से NR कैंसिल, तो T2 बाई T1 log, ये आ जाएगा V2 बाई V1 और log V4 बाई V3। अब हमें अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम क्या चाहिए, 1 माइनस T2 बाई T1 चाहिए, क्योंकि हमें कार्नोट ने यही बताया था कि हमारा जो हीट इंजन है वो 1 माइनस Q2 बाई Q1 की जगह हमारा 1 माइनस T2 बाई T1 है, यानी हमें ये वाली टर्म क्या करनी है, अब रिमूव करनी है। अब ये वाली टर्म रिमूव करनी है तो क्या होगा कि हमारा देखो पहला जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, आइसोथर्मल में ये हमारा वर्क डन, टोटल नेट वर्क डन नहीं है ये हमने नीटा निकाला लास्ट में, क्योंकि डिवाइडेड बाय Q1 इस इक्वेशन में रखा हमने, ये वाला W1 W3 की वैल्यू रख के नेट वर्क डन की बाय Q1 रखा, यानी ये हमारी एफिशिएंसी है, ये नेट वर्क डन नहीं है, तो ये हमारी एफिशिएंसी ये आई, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, 1 माइनस T2 बाई T1 चाहिए एफिशिएंसी, क्योंकि कार्नोट ने हमें बताया। तो हमारा देखो आइसोथर्मल, क्योंकि हमें ये वाली चीज हटानी है, तो देखो अब देखो ये था। अब हमें आइसोथर्मल में क्या गिवन होता है कि हमारा जो फर्स्ट केस जो हमारा आइसोथर्मल था उसमें क्या गिवन होता है कि हमारा P1V1 इज इक्वल टू P2V2 गिवन होता है, P1V1 इज इक्वल टू, क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू रिमूव करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 1 माइनस T2 बाई T1। अब ये वैल्यू रिमूव करनी है तो हम क्या लेकर चलेंगे कि हमें आइसोथर्मल में ये गिवन होता है, एडियाबैटिक में आइसोथर्मल में ये होता है, एडियाबैटिक में क्या हो जाता है, P2V2 की पावर गामा इज इक्वल टू किसके इक्वल, P3V3 की पावर गामा। ये कब होता है, आइसोथर्मल में, ये कब होता है, एडियाबैटिक में। फिर आइसोथर्मल आता है, यानी P3V3 इज इक्वल टू किसके इक्वल, P4V4, एंड जो आता है लास्ट में क्या होता है, P4V4 की गामा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, P1V1 की पावर गामा। ये चार होते हैं, ये होता है पहला आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, ये चारों चीजें गिवन होती हैं, ठीक है। अब हमें चूंकि ये वैल्यू हटानी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी P1 P2 P3 P4, इनको इस साइड और इनको इस साइड, तो हमारी कैसी वैल्यू आएंगी, जब हमने चारों को मल्टीप्लाई किया,
यानी V1 V2 की पावर गामा, और V3 क्योंकि P1 P2 तो दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे ना, तो V1 V2 की पावर गामा और V3 और V4 की पावर गामा। यहां से ये वैल्यू आएगी, उस साइड से क्या आ जाएगी, V2 V3 की पावर गामा एंड V4 और V1 की पावर गामा, ये आ जाएगी वैल्यू। अब जब हम क्या करेंगे, इधर देखो V2 की पावर, ये आ जाएगा V2 की पावर, एक तो ये V2 है, इसको नीचे लेके आएंगे तो V2 की पावर क्या आ जाएगी, गामा -1, ठीक है। और ये V4 है, ये 4 है, ये V4 नीचे लेके आएंगे तो V4 की पावर गामा -1। उधर क्या आ जाएगा, V3 की पावर, इस V3 को इसके नीचे लेके जाएंगे तो V3 की पावर गामा -1, और ये आ जाएगा पावर, ये इसके नीचे जाएगा तो गामा -1। तो इस तरीके से आ जाएंगे। अब इसके आगे कैसे सोल्यूशन होगा, क्या आ जाएगा, V2 की पावर गामा -1, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि, तो यहां से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, V2 V4 इज इक्वल, क्योंकि सबकी पावर सेम है तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, है ना, V2 V4 और V3 V1, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब ऐसे लिख सकते हैं तो हम क्या, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V2 बाय, इसको हम V1 इस तरफ ले आएंगे एंड V3 बाय V4 इसको उस तरफ, इसके नीचे ले जाएंगे। ये रिलेशन आया हमारा यहाँ से। अब ये रिलेशन आ गया कि V2 बाय V1 को हम V3 बाय V4 लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये है, अब देखो यहाँ से जो हमारा V4 बाई V3 है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो नीटा इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस T2 बाई T1, और लोग जो है इसको, जो हमारे V4 बाई V3 है, हम इसको V3 बाई V4 करके और इसको -1 लिख सकते हैं, और लोग V2 बाय V1 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम V4 बाई V3 था, इसकी हम माइनस पावर करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो हमें पता है कि जब हमारे लॉग में प्रॉपर्टी होती है तो ये -1, क्योंकि हमारा V3 बाई V4 को हम इस प्रॉपर्टी से V3 बाई V4 को V2 बाई V1 लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस T2 बाई T1 लॉग V3 बाई V4 को V2 बाई V1 की पावर -1 और लॉग V2 बाय V1 ऐसे लिख सकते हैं। अब लॉग में प्रॉपर्टी होती है कि ये माइनस आगे आ जाता है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस T2 बाय T1 और ये आ जाएगा कैंसिल। तो ये हमारी होगी एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, और यही हमें प्रूव करना था कि हमारी जो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी होती है वो हीट इंजन की होती है 1 माइनस Q2 बाई Q1, एंड ये जो हमारी हीट इंजन की ये होती है, और कार्नोट इंजन की बाद में एफिशिएंसी ये दी उन्होंने कि, और इससे एक और कंक्लूजन निकला कि जो हमारा Q2 बाई Q1 है उसको हम T2 बाई T1 भी लिख सकते हैं। इससे एक और रिलेशन ये आया, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन, ये आया हमारा इम्पोर्टेंट रिलेशन कि हम इससे ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ से कार्नोट थ्योरम थी कि हमारा जो हीट इंजन है 1 माइनस Q2 बाई Q1 वो 1 माइनस T2 बाई T1 भी होता है। कब? जब कार्नोट ने अपना इंजन बनाया, उन्होंने 100% एफिशिएंसी तो नहीं दी, लेकिन मैक्सिमम एफिशिएंसी आई थी। उन्होंने सिंपल जो हीट इंजन थे उनसे ज़्यादा एफिशिएंट इंजन बनाया था कार्नोट ने, ठीक है। तो ये थी हमारी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी, कार्नोट हीट इंजन। और कार्नोट थ्योरम भी यही कहती है कि ये हमेशा रिवर्स फिनोमेना में वर्क करता है। रिवर्स फिनोमेना में जो हमारा रेफ्रिजरेटर वर्क करता है ना, रिवर्स फिनोमेना मतलब कि अब की बार हम जो हमारा सीधा जो प्रोसेस होता था उसमें हम क्या लेते थे कि सोर्स से हमने हीट ली और बाद में सिंक को हम उसको सप्लाई कर देते थे। लेकिन जो हमारा रिवर्स फिनोमेना आया, यानी जो हमारी कार्नोट थ्योरम आई, उन्होंने क्या किया कि वो हमारे रिवर्स फिनोमेना पे वर्क कर रही थी। मतलब कैसे कि वो सिंक से हीट लेके सोर्स को कर रही थी, और बाद में जो हीट से वर्क कर रही थी वो बाद में सोर्स को मतलब रिलीज कर रही थी। तो ये हमारा था रिवर्स फिनोमेना, जो हमारा रेफ्रिजरेटर है इसी पे वर्क करता है। और यही हमारी क्या थी, कार्नोट थ्योरम, यानी जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो 1 माइनस T2 बाई T1 होती है, ठीक है। तो आज का जो हमारी थर्मोडायनामिक्स थी चैप्टर नंबर 10 आज ये कंप्लीट है, हो गया है। तो कल हम इसके करेंगे, कल हमें जो हमारा नया चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वो शुरू करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।